इतना जुल्म हो रहा है हमारी कौम पर। दिल्ली में उन पे ही हमला करवा कर उनको ही हमलावर बोल रहे हैं। नाजायज़ लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जो बंदा मंदिर की हिफाजत कर रहा था उसको भी उठा के लेके चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थक गए या। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चेन्नई में जापानी कौंसल जनरल के कौंसल देसुक हिनामी ने आज कमिश्नर पुलिस संजय कुमार से मुलाकात की और पुलिसिंग के बारे में बातचीत की। CAA, NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज शाह मीनार के तलबा तालिबात का एहतजाज आज 66वें दिन में दाखिल हो गया। मशहूर कराटे चैंपियन और जहदकार सैयदा फलक ने आज तिब्बी कॉलेज पहुंचकर एहतजाजी तलबा से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। यूनानी हॉस्पिटल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स माशाल्लाह 2 महीने से लगातार रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन सभी भाई और बहनों को मेरे इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। हम सबको चाहिए कि हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, इनके हौसले को बढ़ाएं। सभी के कुछ ना कुछ मसरूफियात रहते हैं लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स रोज़ टाइम निकाल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बस इसी तरह बेखौफ और बेबक होकर हमें अपना हक़ हासिल करना है। इतना जुल्म हो रहा है हमारी कौम पर। दिल्ली में उन पे ही हमला करवा कर उनको ही हमलावर बोल रहे हैं। नाजायज़ लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जो बंदा मंदिर की हिफाजत कर रहा था उसको भी उठा के लेके चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थक गए या रुक गए। अभी बहुत दूर तक जाना है और हमें ये हुकूमत को गिराना है। जो कुछ लोग और कुछ अनभक्त बोल रहे कि हमको गलतफहमी है, CAA और NPR से किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। सिर्फ अनभक्ति नहीं, उसमें कुछ हमारे हिंदू भाई भी है जो ऐसा बोल रहे। शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि गलतफहमी हम लोग को नहीं है, गलतफहमी तो आप लोगों को है। हमारे लीडर्स हमें गुमराह नहीं कर रहे, BJP गवर्नमेंट आपको गुमराह कर रही। क्योंकि NPR या NRC के लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सबको बताना है। सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए सभी को लाइन में ठहरना है। बाद में सबको सिटीजनशिप मिल जाएंगी, मुसलमानों को नहीं मिलेंगी। लेकिन पहले आपसे भी सिटीजनशिप आपकी छीनी जाएगी। आपके जो वोटिंग राइट्स है, प्रॉपर्टी है, जो बैंक बैलेंस है वो चले जाएगा। उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। बहुत लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद क्या वो दलित्स, SCs और STs के राइट्स क्या वो बरकरार रहने वाले हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के कुछ लाखों हिंदू सिख्स के लिए क्या पूरे 133 करोड़ हिंदुस्तानियाँ परेशान होंगे? और NPR के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं वो तो उनके सियासी फ़ायदे के लिए है। और अगर NPR नॉर्मल सेंसस है तो मदर टंग और पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूछने का मकसद क्या है? अनभक्त इतने अंधे हैं कि समझो अपना देश एक कश्ती है, समुंदर में ऐसा डूब रहा, तो नीचे जो जा रहा वो उन लोगों को नहीं दिखता। जो ऊपर का देख के बोलते कि हमारा देश आगे बढ़ रहा, ऊपर जा रहा। क्या 6 साल में अब तक अच्छे दिन आ गए? क्या आप लोग के अकाउंट्स में 15 लाख आ गए? इकॉनमी पूरी स्लो डाउन हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है, राइट्स हो रहे हैं हर जगह, पूरी मीडिया जो है वो कैप्चर हो चुकी है, किसानों का भी नुकसान हुआ है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। आखिर फ़ायदा क्या हुआ हमको BJP गवर्नमेंट से अब तक? जो ट्रंप आके चले गया और जो ओबामा आके गए थे उससे क्या आप लोग खुश हैं? हमारे अकाउंट में तो 15 लाख नहीं डाले मोदी, लेकिन खुद जो है 15 लाख का सूट पहन लिया था ओबामा आए जब उनके पास खाली एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान। आखिर पाकिस्तान से हमको करना क्या है? उन्होंने जो पाकिस्तान करा वो हम लोग को करना ज़रूरी है। उन्होंने अगर कुएं में कूद गए तो क्या हम भी जाके कुएं में कूद जाते? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। फ़र्क है। चाहे देश पूरा बर्बाद हो जाए, डूब जाए, लेकिन मुसलमान मरना चाहिए, उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सोच है भक्तों की। ये तो वही बात हो गई कि चाहे पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। लगेगी आग तो जाएगी घर का इज़्ज़त में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुसलमानों का बराबर का हक़ है हिंदुस्तान के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि 17 करोड़ है, शायद 25 करोड़ है या 30 करोड़ है, लेकिन जितने भी है हम कोई हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसको बरकरार रखने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को आगे आना पड़ेगा और हमारे सिख भाई तो बेमिसाल है।
जो कोरोना वायरस से डर रहे आप लोग, कोरोना वायरस से डेंजर ये कम्युनल वायरस है जिसको अमित शाह और मोदी फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो कोरोना वायरस के लिए तो आप लोग एहतियात करिए, लेकिन इस कम्युनल वायरस के लिए भी एहतियात करिए। मैडम, तेलंगाना में एनपीआर को लेकर काफ़ी मुद्दा उठा हुआ है। जी। जड़चल्ला में एक हवलनाक ट्रैफिक हादसे में एक लारी ने 3 अफराद को टक्कर दे दी और फिर करीब एक घर में घुस पड़ी। बताया जाता है कि हैदराबाद की सिमत जाने वाली लारी कौमी शाहराह 44 पर बेकाबू हो गई, 3 राहगीरों को टक्कर दे दी। फिर लारी एक घर में घुस गई जहां 2 मजीद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर बचाव और राहत का काम अंजाम दिया। जड़चल्ला के रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी जो वहां से गुजर रहे थे फौरी रुक गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। पुराने शहर में 2 साल कबल आवाम के लिए खोले गए किशनबाग पार्क में मजीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जीएमसी ने इस सिलसिले में कई एक मंसूबे बनाए। यहाँ एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है जो कि ओपन एयर जिम का हिस्सा होगा। शहर के मुख्तलिफ पार्क में ओपन एयर जिम का आइडिया काफी मकबूल हो रहा है। पार्क को आने जाने वालों के लिए मजीद नशिस्तें फराहम की जा रही हैं। 4.5 एकड़ अराजी पर वाक़ इस पार्क की तामीर पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाना ने जून 2018 में इस पार्क का इफ्तिताह किया था। कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने जीएमसी से ख्वाहिश की कि वो पार्क में सीसीटीवी कैमरे तनसीब करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अपने चीचा वाई एस विवेकानंद रेड्डी की मौत की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यह हुक्मनामा विवेकानंद रेड्डी की मौत के ठीक 1 साल बाद आया है। उनकी पुरस्कार मौत अब भी मुअम्मा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में सियासी अफरा तफरी के माहौल में कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह को दोबारा राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उन्होंने आज तकरीबन 12:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा एपी सिंह के पास अपना पर्चा दाखिल किया। असेंबली में अपनी अरकान की तादाद के बलबूते पर कांग्रेस एक निशिस्त पर आसानी से कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है और वो कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली मच्छिनेनी किशन रेड्डी ने आज असम्बली में 0 ओवर के दौरान रियासती वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की कि वो कोरोना वायरस के सबब ब्रीथ एनालाइजर के इस्तेमाल को 20 तक 30 दिन के लिए रोक दे। ये आला नशे में गाड़ी चलाने वालों का पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक ही आला तमाम गाड़ी चलाने वालों के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि उस सिलसिले में पुलिस वालों से बातचीत करेंगे। కరోనా మీద గౌరవ మంత్రి గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు, హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు। ఇది రన్నింగ్ టాపిక్ కాబట్టి ట్రాఫిక్ సమస్యలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు ఈ యొక్క బ్రీత్లైజర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కానీ మిగతా విషయాలలో బ్రీతింగ్ అనలైజర్ను యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు। దీన్ని ఒకటే పైప్ ద్వారా యాక్చువల్గా 2-3 ఇద్దరిని ముగ్గురిని బ్రీతింగ్ తీసుకొని ఇవ్వడం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। కాబట్టి ఒక 15-20 రోజులు ఈ సమ్మర్లో వచ్చే వరకు దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ కరోనా మీద ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ను కానీ అదేవిధంగా దీన్ని టెస్ట్ చేయకుండా ఉండాలనేది ముఖ్యమైన టాపిక్। కాబట్టి ఇదంతా కార్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎంత బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనేది అంటే 30-35 వచ్చే వరకు కూడా మళ్ళీ చేయి అని చెప్పేసి కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి సందర్భం। కాబట్టి ఇదొకటి ఖచ్చితంగా దీన్ని కరోనా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకోవాలని చెప్పేసి గౌరవ 2 మంత్రులు ఉన్నారు, దీన్ని ముందుగా తీసుకోవాలి। నేను యాక్చువల్గా ఇంకొక సబ్జెక్ట్ పోయేది ఉండే డాక్టర్ సార్ దీన్ని మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు మచ్చిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన నోట్ చేశారు అధ్యక్ష, తప్పకుండా విషయం తీసుకు బాజిరెడ్డి मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन प्रजापति ने कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली को जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था एक नोटिस जारी करते हुए कल उनके सामने पेश होने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि इन अरकान असेंबली को यह वजाहत करना होगा कि आया वो किसी दबाव के तहत इस्तीफा दिए हैं या फिर रजाकाराना तौर पर मुस्तफ़ी हुए हैं। इन 22 अरकान असेंबली जिनमें 6 वज़रा भी शामिल हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी बताए जाते हैं। कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी 16 मार्च को रियासती असेंबली में फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर रही है। साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद पार्टी के 22 अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो गए थे, जिससे 15 माह कदीम
कमलनाथ हुकूमत एक शदीद बहरान से दोचार हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लीडर नरोत्तम मिश्रा ने अखबार वालों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत चूंकि अखिलियत में आ गई है, हम गवर्नर से चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करवाएं। गवर्नर और स्पीकर को इन अरकान असेंबली के इस्तीफे भी पहुंच गए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। लखनऊ की सड़कों में लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि पोस्टर लगाने की मौजूदा कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो इस मामले को एक बड़े बेंच से रुजू करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के इकदाम को गैर जरूरी करार देते हुए पोस्टर्स हटाने की हिदायत दी थी। कांग्रेस ने आज दावे के साथ कहा कि उसकी पार्टी के अरकान असेंबली को डरा धमकाकर और रिश्वत देकर बेंगलुरु ले जाया गया है और उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। पार्टी ने कहा कि अगर उन अरकान असेंबली को आज़ाद नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने कहा कि एक रुकनी असेंबली को पुलिस वाले पर चीखते और चिल्लाते हुए दिखाया गया वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एक मुंतखबा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम आयद किया। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के रूप में राजनीति में और प्रजातंत्र के विशेष तौर पे संसदीय प्रणाली के हर नियम, हर परंपरा का निरंतर उल्लंघन कर रही है और एक व्यवसाय बना लिया है कि अगर लोगों ने जनादेश ना दिया हो तो विधायकों को अगवा करके, दल बदल करा के, प्रलोभन दे के गैर भाजपा सरकारों को बेदखल करना। जैसा मैंने कहा, ये जनादेश का भी अपमान है उस राज्य में या जिन राज्यों में इन्होंने पहले किया। अभी मध्य प्रदेश है, उससे पहले कर्नाटक में किया, अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, ये सूची लंबी है। हम इसके लिए बीजेपी की निंदा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनके पास संख्या है और वो तो सदन में ही तय होता है। पर देश के सामने दृश्य है कि किस तरह से एक परिस्थिति पैदा की गई कि शायद ये एक दूसरा तरीका भी है, केवल राज्यसभा की कुछ सीट लेने के लिए सरकारों को अस्थिर करना, बेदखल करना और एक अप्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करना, ये अनैतिक भी है। इट इज़ अगेंस्ट पॉलिटिकल मोरालिटी। तमाम पेशकशों के बावजूद रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राज्यसभा के लिए अपनी दुख्तर
और निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता को टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मौजूदा रुकन राज्यसभा के शोरा को दोबारा टिकट दिया है। जबकि दूसरी नशिस्त के लिए उन्होंने साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी को, जो कांग्रेस से मुस्तफी होकर गुज़श्ता साल ही टीआरएस में शामिल हुए थे, नामजद किया है। तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तें आइंदा माह खाली हो रही हैं। रियासती असम्बली में अरकान की मौजूदा तादाद के एतबार से इन दोनों उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज गच्चीबौली इलाके की मशहूर इन्फोसिस की जानिब से एहतमाम करदा इंटरनेशनल वीमेंस डे तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वहाँ की बहुत सारी ख़वातीन ओहदेदारों की तारीफ़ें की और उनमें अवार्ड्स तकसीम किए। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन का आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ तरीन गुजरा। उन्होंने आज वर्ल्ड किडनी डे प्रोग्राम के तहत ESIC मेडिकल कॉलेज की जानिब से एहतमाम करदा एक खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करते हुए इंसानी जिस्म में गुर्दों की अहमियत को उजागर किया। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज शेखपेट डिवीजन के GHMC ग्राउंड्स में इंटरनेशनल वीमेंस डे 2020 के मुकाबले जात में कामयाब उम्मीदवारों की तहनीती तकरीब में शिरकत की और कई लोगों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट की ख़वातीन को मुक्तफी बनाने वाली कई स्कीम्स पर तबसरा करते हुए समझाया कि ये हुकूमत रियासत को सुनहरा बनाने के साथ साथ ख़ास तौर पर ख़वातीन के सारे मसाइल को हल करने के वादे के साथ भी चल रही है। इस मौके पर जोबली हिल्स के MLA M गोपीनाथ, शेखपेट के TRS प्रेसिडेंट शेरका महेश, कई माइनॉरिटी लीडर्स बशमूल समाजी कारकुन निज़ाम वगैरह वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस हुदूद में वाक़ एक भगवान लाल कंपनी के मुलाजिम को सिद्धियम्बर बाजार में वाक़ ICICI बैंक में कसीर रकम 1,16,000 जमा करवाते वक्त वहां पर पहले ही से मौजूद घात लगाए बैठे 2 अनजाने लोगों ने उन्हें बातों में उलझाकर पैसों की पोटली समेत फरार हो जाने में कामयाब हो जाने की खबर दी गई है। जिस तरह से भारत के चौकीदार की मौजूदगी में भारत के कुछ भगोड़े मुल्क को चूना लगाने में कामयाब हो गए थे। बहरहाल कंपनी के मुलाजिम को जब होश ठिकाने आया तब तक वो लुट चुका था, लिहाजा फौरन बेगम बाजार पुलिस में उस हादसे की शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में आ जाने की इत्तला दी गई है। अब्दुल मंसूर अहमद है, मैं M भगवान लाल एंड कंपनी बोल के गांधी भवन सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में गोडाउन है। मैं 1.5 साल से वहाँ पे जॉब करता हूँ। कलेक्शन का काम है, बैंक का काम है मेरा। डेली का कैश डिपॉजिट करना, पार्टियों का कैश दिलाना करना मेरा काम है। तो डेली मैं बैंक को आता हूँ। ICICI सितंबर बाजार मस्जिद करने बैंक है ICICI। तो मैं डेली आने के जैसा आ रहा हूँ था, तो मैं बैंक के सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ था, तो एक जना मेरे को आवाज़ दिया, भाई 1 मिनट बोल के बुला के पहले मेरे को एड्रेस पूछा तो मैं बोला नहीं मालूम भाई मेरे को बोल के बोला। मैं कहते हैं बोला मेरे को भाई मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ, मैं इस्लाम फैलाने आया हूँ, मैं क्या बोलते दरगाह को वो है, मैं आपको इस्लाम बताने आया हूँ। वो ऐसे बातों में मेरे को बुला के थोड़ी मेरी मदद करो ना बोल के बोला। हफ्ते में और एक जना आया तो उसको भी उसका नाम पूछा, नाम पूछ के उसको ही बातों में ऐसे लगा के बोला कि मेरी आप कुछ मदद करो ना बोल के बोला। तो उन्होंने भी पैसे निकाल के दे रहा था, मैं ये पैसे निकाल के दे रहा हूँ। तो उन्हें बोला मैं सैयद हूँ, मैं अल्लाह का बहुत मानने वाला हूँ, अजमेर शरीफ में मैं दरगाह में रहता हूँ, मैं वहाँ दुआ पढ़ के फूकता हूँ बोल के बोला। तो पैसे नको आप लोगों के, मेरे को आप एक काम करो, अगरबत्ती ला के दे दो, दोनों मिल के पैसे डाल के। मैं ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा, मैं जाके नमाज़ पढ़ के आप लोगों के से दुआ करता हूँ, जाके तरक्की हो, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाओ बोल के पढ़ता हूँ बोल के। अगरबत्ती मंगाया तो आगे वाला बोला मेरे को ठीक है भाई ला के दे देंगे बोल के। तो हम दोनों लाने गए थे, दोनों लाने गए तो रास्ते में उन्होंने बोला कि भाई अपन दिल में एक बात सोच के जाएंगे ना, अजमेर शरीफ का है बोल के बोल रहा। अपन तो अजमेर शरीफ गए हुए हैं नहीं, तो अजमेर मैं सुना हूँ अजमेर शरीफ में लोग दिलों की बात बोलते बोल के। तो हम दोनों एक बात सोच के गए थे, तो हम ला गए, फिर अगरबत्ती ले गए। तो हम ला जाके बोले तो उन्होंने बोल दिया, वो बोल दिया। तो
अपना उन्होंने आगे वाला गुलाब का फूल बोल के बोला कहीं के लिए तो अगर कभी अजमेर शरीफ गया तो मैं फूल चढ़ाता हूँ बोल के बोला। तो मेरे को भी पूछा उन्होंने, तो मैं बोला दरगाह को नहीं मानता हूँ मैं बोल के। तो ऐसी बोला मैं, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसी सोच लेके जाएंगे खाली अपन उसको आजमाने के लिए बोल के बोला उन्होंने। तो ठीक है भाई मैं चद्दर चढ़ाता हूँ कभी गया तो अगर मेरी किस्मत में रहा तो बोल के बोला मैं। तो हम दोनों गए, जाके उससे पूछे भाई एक आप अजमेर शरीफ से आए बोल के बोल रहे हैं, आप दरगाह के हैं। तो हम लोग दिल में एक बात सोचे हुए कि आप वो बात बोल सकते कि आप बुरा नहीं माने। तो ठीक है बोल, आप ना अल्लाह की कसम खा के बोलो आप ये बात किसी को नहीं बोलते बोल के बोला उन्होंने। ठीक है हम ना नहीं बोलते बोल के बोला है। तो उन्होंने बोल दिया आप गुलाब का फूल चढ़ाने सोचे दिल में कभी गए तो, और मेरे को बोल रहा आप चद्दर चढ़ाते बोलिए। तो आगे वाला उसके बाद में वो आके उसके हाथ चूमना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया, साहब साहब बोल के शुरू कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उसको पूछा तू नौकरी करता नहीं, तेरा कारोबार है जाती बोले। तो उन्होंने बोला नौकरी करता, उसको नौकरी करता बोले। तो उन्होंने क्या बोला मैं दुआ पढ़ता हूँ, ये पढ़ तू तेरा जाती कारोबार हो जाएगा तो नौकरी छोड़ देंगा बोल के बोला। बैग आगे ला, तेरा बैग था उसके पास, बैग आगे ला बोल के बोला। तो पढ़े ऐसा करा उसको भी, उन्होंने भी पढ़ के था फूक के उसको बोला 10 कदम पे अल्लाह अकबर पढ़ के आओ बोल के बोला उसको। जाके 10 कदम पढ़ के आधे उसको आधे ही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दीदार हुआ बोल के उसको साहब साहब बोल के करना शुरू कर दिया। मिले हुए था उसके साथ? उसके साथ मिले हुआ वैसा था उन्होंने, मेरे को शक नहीं आया उसके ऊपर। उन्होंने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दीदार हुआ वो या बोल के बोलते ही उन्होंने मेरे को एक हैबत हो गई। तो फिर उसके बाद मेरे को बोला उन्होंने तुम भी एक 10 कदम चल के आओ, तुम्हारा मक्का और मदीना का दीदार होगा। तो मैं परेशान ऐसा कैसा बोल रहा हूँ बोल के मैं भी एक 10 कदम चल के जाके अगर 10 कदम चल रहा था पलट के पीछे देखा, मैं पीछे नहीं देखना बोला था उन्हें, मैं पीछे देखते ही मेरे पीछे था उन्हें। तो मैं बोला फिर नहीं साहब मैं जाना है बोल के बोला। तो फिर मेरे को 5-10 रुपये दे दो आप दे के चले जाओ बोल के बोला। तो फिर मैं जैसा पैसे देते ही मेरे हाथ में हाथ पकड़ा, अरे मैं उसका हाथ बताया देखो मेरे हाथ में क्या भी है क्या कच्चा दिख रहा, उन्हें नहीं दिख रहा बोले। तो उन्हें क्या करा पैसे लेके उसके मुट्ठी में कुछ पढ़ के हाथ लाओ बोला, हाथ लाओ बोल के यूँ करते ही 2-3 पानी के टिप्पे गिरे ऐसा हुआ मेरे को। गिरते ही उन्होंने क्या करा सर पे हाथ फिराते कि मेरे को कुछ अंधेरी ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही ठहर गया नीचे। ठहर गया तो उन्होंने अल्लाह अकबर वो ये कुछ दुआ पढ़ते आ रहा था, पढ़ के मेरे को भी पढ़ो बोला। फिर मैं इन्हें जैसा बोला मैं वैसा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को 10 कदम 100 कदम जा गया बोल के बोला अल्लाह अकबर पढ़ के आओ बोल के बोला। बैग दे दो तुम्हारा, बैग दे के 100 कदम पढ़ के आओ बोल के बोला। पढ़ के आओ बोले तो ठीक है बोल के मैं 15-20 कदम चल के जा रहा हूँ, मेरे को सडनली आया मैं ये क्या कर रहा हूँ बोल के। उसके बाद पलट के देखा मैं है बस देखते ही उन्होंने था ही नहीं। पलट के देखा मैं दोनों भी गायब हो गए, पैसे लेके भाग गए ना। 1,16,000 रुपये थे, चकान थे बैंक के, कुछ बिलां थे, कैश 1,16,000 रुपये थे। ये सब वाक़या जो बैंक के अंदर हुआ है बैंक के बाहर हुआ था? ये बैंक के बाहर सीढ़ियों पे ही हुआ। वो कौन से बैंक के पास? ICICI बैंक सितंबर बाज़ार। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अब्दुल मंसूर अहमद है, मैं दूध बली जामिया निज़ामिया के पास रहता हूँ। कंप्लेंट करें फिर आप? हाँ कंप्लेंट करा मैं जब भी आके अफजलगंज को गया मैं, अफजलगंज वाले बोले यहाँ बेगम बाज़ार PS लगता, फिर PS में आगे कंप्लेंट करा मैं, तो अभी चल रही वो कार्रवाई। शहर हैदराबाद की इब्राहिमपट्टनम सागर रिंग रोड की GHMC डिवीजन 20 के अहदेदारों ने आज उस सड़क के सैकड़ों छोटे कारोबारियों जो सड़क के दोनों जानिब अपने छोटे छोटे कारोबारों के जरिए अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उन्हें फौरन जगह खाली कर देने की नोटिस जारी कर देने की खबर दी गई है। वो तो अच्छा हुआ कि अभी नोटिस जारी हुई हैं, वरना दूसरी जगहों पर तो बिन बुलाए ऐसे कारोबारियों को साफ ही कर दिया गया था। लेकिन इस मौके पर बेचारे वो छोटे कारोबारी चीखते चिल्लाते दिखाई दिए कि वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ऐसी जगहों पर कुछ कारोबार करके अपने तौर पर अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो नौकरियां नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और अमीर बन रहा है और गरीब की तो बस किस्मत ही ख़राब, कुछ कमाना तो दरकिनार उसका सारा कारोबार ढहा दिया जाता है, जिसमें उसकी सारी ज़िंदगी का सरमाया लगा रहता है।
జహీరుద్దీన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు ఇబ్రాహీంపట్నం రంగారెడ్డి జిల్లా వృత్తి వ్యాపార సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడిని. మా డబ్బాలు సాగర్ హైవే రోడ్లో ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కరెంటు ఆఫీస్కు ఆనుకొని ఉన్నాయి. మా పక్క అసలు మోరి పక్కన ఉన్నాయి. అసలు ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. మా పక్కన ఆర్టీసీ వాళ్ళ మడిగలు ఉన్నాయి, వాళ్ళని ఎవరిని ఏమంటలేరు. మళ్ళీ ఆ పక్కన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఆ పక్కన సులభ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది. అన్నీ విన్నాక మా మీద అసలు బీదలను చూసి ఎవరు దొంగరంటే బొంత చింపల దొంగ అన్నట్టు వీళ్ళు మా డబ్బాల మీద పడ్డారు. అసలు గ్రామ మున్సిపల్ కమిషనర్ వాళ్ళు అసలు అది అక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు. అయితే అందుకోసం మాకేంటంటే ప్రత్యామ్నాయ స్థలం చూపించాలా, మా డెల్లుకుంటే అదే స్థలాల మీద మమ్మల్ని దగ్గర కాకుండా మీరు రక్షణ కల్పించాలని ఇవాళ మేము మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ కలిసి ఇద్దరిని గెలిచినాం. దాదాపు మేము 30 డబ్బాలు ఉన్నాయి. అది 30 కుటుంబాలు 29-30 సంవత్సరాల నుంచి బతుకుతున్నాం దాని మీద. అందులో మంగళ షాపులు ఉన్నాయి, వెల్డింగ్ ఉంది, బ్యాటరీలు ఉన్నాయి, ఇడ్లీ డబ్బాలు ఉన్నాయి, పండ్ల షాపులు ఉన్నాయి, కొబ్బరి బొండాలు ఉన్నాయి, ఇడ్లీలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రతి రకాల డబ్బాలు ఉన్నాయి. అన్ని ట్యాక్స్, ఇంటి ట్యాక్స్ కడుతున్నాం, అది ట్యాక్స్ కూడా కడుతున్నాము. సంవత్సరానికి 1800 ట్యాక్స్ కడుతున్నాము. రోజువారీగా 10 రూపాయలు లెక్కన అవి కడుతున్నాము. సంవత్సరానికి అన్ని ఏమి చెల్లించాలి అన్ని చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇంకోటి కొంతమంది గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చారు, కొంతమంది గుర్తింపు కార్డులు మొత్తం కూడా గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని కోరుచున్నాను. शहर हैदराबाद की एक हिंदू तंजीम गंगा पुत्र वेलफेयर कमेटी के सदर राजेश्वर ने आज एक फिल्म के खिलाफ में ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और अपना एक एहतजाज दर्ज करवाया और बतलाया कि हालिया रिलीज की गई फिल्म भीष्मा में कुछ ऐसे सीन्स फिल्माए गए हैं जिनसे इनके जज्बात मजरूह हुए हैं, लिहाजा ऐसे सीन्स को फौरन उस फिल्म से हटा दिया जाए. గంగపుత్ర సంక్షేమ సంఘం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ రాజేష్ నేను భీష్మా అనే మూవీ పైన మలక్పేట్ SHO గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగినది. దాన్ని ఉద్దేశించి DCP గారు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగినది. ఇప్పటి వరకు ఏమి యాక్షన్ తీసుకున్నందుకు ఇక్కడ HRCలో కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఈరోజు HRC గారు మాకు పోలీసు వారికి ఆదేశం చేయడం జరిగినది. అందులో ఉన్నటువంటి మంచి చెడ్డలు చూసి ప్రావిజన్ తీసుకోమని చెప్పారు. అందులో ఉన్నటువంటి డైలాగ్స్ని మేము దాన్ని భీష్ముడిని వక్రీకరించే విధంగా ఉన్నందున HRCకి రావడం జరిగింది. అందులోని దుర్యోధన, దుశ్శాసన, ధర్మరాజ, యమధర్మరాజ, శని, శకుని ఎన్నో పేర్లు ఉన్నా కానీ ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి అయిన భీష్ముడి పేరు పెట్టినందుకు ఏమో అమ్మాయిలు పడతలేవని అందులో ఉన్నటువంటి డైలాగ్ని తీయమని మేము ఎన్నో విధాలు కోరినా వాళ్ళు తీయకపోవడం ద్వారా ఈరోజు HRCకి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా HRC వారు పోలీసు వారికి కూడా ఉద్దేశించి కంప్లైంట్ తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. మా యొక్క కంటెన్షన్ ఏంటంటే రాబోయే తరాలు భీష్ముడు ఒక గ్రేట్ పయాస్ అయిన భీష్మ బ్రహ్మచార్యుడు తన దేశం కోసము తన భీష్మ బాట అంటే భీష్మ శపథం అనేటువంటి వర్డ్ ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు భీష్ముడు ఒక్కసారి మాట ఇస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు మా సంఘం తరఫున మరియు HRC తరఫున ఇంతకుముందు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. దాన్ని హ్యూమన్ రైట్స్ వారు కూడా సానుకూలంగా ఇవాళ తీసుకొని పోలీస్ వారికి రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR ने आज असेंबली में बजट मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए काफ़ी अरसे बाद मरकजी बीजेपी हुकूमत को अपना हदफ तनकीद बनाया और बतलाया कि मरकज़ रियासतों को हिस्सा देने में नाकाम साबित हो रहा है. वो कांग्रेसी लीडर्स MP विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और मुतनाज़ा लीडर राजा सिंह वगैरह के सवालों के जवाबात के दौरान ये बयान दिए हैं. आगे उन्होंने आवाम को ये समझाने की भी कोशिश की कि इनकी हुकूमत ने रियासती बजट में किसी किस्म की भी कोई कटौती नहीं की, जबकि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों पर अलग से टैक्सेस का एक बड़ा बोझ लाद दिया गया है और रियासतों का हिस्सा बेहतर तौर पर नहीं दिया जा रहा है. లేక రాష్ట్ర దేశంలో అధికారం వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు NDAగా వచ్చింది. మీకు కాదని అంటలేము కదా, మాకు లేక రాలేదు. మేము ఫస్టే పోటీ చేసినాం, ఫస్టే గెలిచినాం. మీరు 56,000 నుంచి పోటీ అయితే ఇప్పుడు వచ్చింది మీకు. సో చాలా ప్రయత్నం తర్వాత పాపం 56,000 వాళ్ళకి అధికారం వచ్చింది అధ్యక్ష. దేశాన్ని నడిపే విషయంలో మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం. 2 పార్టీలు కూడా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది,
వాళ్ళ మీద వచ్చిన కోపంతో వీళ్ళేదో ఉద్ధరిస్తారని వీళ్ళని గెలిపించారు అధ్యక్ష. వీళ్ళు చాలా గొప్పోళ్ళని చెప్పి గెలిపేలే. యూపీఏ గవర్నమెంట్ మీద వచ్చిన విసుగుదల అప్పుడు వీళ్ళు దానిలో ఎంటర్ అయ్యి మేము ఏదో చేసేస్తామంటే నమ్మిచ్చారు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఒక దేశం, చాలా బాధ కలుగుతుంది అధ్యక్ష. కితనే ఆయే బోలో, కితనే కిస్కే బాప్ కే ఆయే. ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं. ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद.